हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो कि बहुत ही सीरियस इशू पर हम लोग बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम आप सभी को पता ही है, रशिया एंड यूक्रेन वॉर। रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि 24 फरवरी को इसका एक साल युद्ध का हो गया है। यानी कि एक साल के दौरान विश्व के जियोपॉलिटिकल रिलेशन, यानी कि विश्व के जो भू राजनीतिक जो संबंध हैं, या जो विश्व की भू राजनीतिक जो चुनौतियां हैं, वो किस प्रकार से उभर कर आई हैं, दुनिया किस तरीके से पोलराइज हुई है, इसे निकल कर आता है क्या, जो है कि दो खेमों में दुनिया एक बार फिर बंटी दिखती है, या ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का कंसेप्ट इमर्ज इससे हुआ है, क्या दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो एक साथ बढ़ रहे हैं, क्या दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हो रही है, या ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे देखा जाए तो क्या जिस तरीके से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, उनकी जो व्यक्तिगत तौर पर जो उनको जिस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या ऐसे में पूरी दुनिया को संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग में जब हम उदारवाद, मानवता की बात करते हैं, इनफैक्ट हम न्यू लिबरल ऑर्डर की बात करते हैं, नव उदारवादी दुनिया की बात करते हैं, हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, तो क्या ऐसे में विश्व में एक साल तक दो देशों के मध्य, या कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से एक विश्व, एक राष्ट्र बनाम दुनिया का एक बड़े भाग से युद्ध चल रहा है, ये जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य को लेकर दुनिया को संवेदनशील नहीं हो जाना चाहिए। कई अलग अलग शेड्स हैं इसके, इस युद्ध के, क्योंकि ये युद्ध प्रतीकात्मक संदर्भों में, सिंबॉलिक कंटेक्स्ट में बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बताता है। यूपीएससी एक बहुत ही एडवांस कैटेगरी का एग्जामिनेशन है, जो हमेशा इस तरीके के प्रश्न पूछता है दोस्तों, जहां पर ठीक उसी तरीके की चीज जो बोली जाती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक उसी तरीके से यूपीएससी भी वहां पहुंचता है जहां लोगों को अनुमान नहीं होता। तो वो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ नए विजन पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उस विजन और उस पर्सपेक्टिव को हमें समझना है, उसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर इस घटनाक्रम को हम अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो हमें इसको जीएस के पेपर 2 के यूनिट 19 एंड यूनिट 20 के कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा, जहां पर भारत की विदेश नीति पर अन्य विकसित और विकासशील राष्ट्रों के प्रभाव के संदर्भ में देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से G20 लीडरशिप मिल रही है, G20 में भी ये कंसर्न रहेगा कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से इंडिया की इमर्जिंग सिचुएशन है आज के दिन में, उसको क्या हम भुना सकते हैं क्या। जिस तरीके से भारत मानवता की बात करता है, एक ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, क्या उसको लेकर हम एक दिशा दे सकते हैं क्या, हम क्या उस कन्वेंशिंग सिचुएशन में राष्ट्रों को ला सकते हैं क्या, क्या ऐसी कोई पहल कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट नहीं भी हैं, तो ये एक बहुत छोटा विषय बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, जिससे दुनिया के जो भू राजनीतिक संबंध हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं, और जो हमारी संवेदनशीलता है उसका जो निचला स्तर है उसको भी दिखाता है। इसको मैं 3 बातों से आपको बताऊंगा कि हमारी संवेदनशीलता में कमी क्यों है। नैतिक स्तर पर, कोविड के ठीक पहले विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, ग्लोबल जो चैलेंजेस थे वो रिसेशन की सिचुएशन में थे, ठीक, दुनिया में इन्फ्लेशन था, रिसेशन था, काफी कुछ इकोनॉमी डिप कर गई थी। उसके बाद हमने दुनिया में कोविड को जो है बर्दाश्त किया। कोविड की त्रासदी से पूरी दुनिया उभरी नहीं थी कि दूसरे प्रकार की चुनौतियां सामने आ गई, जिसको हम रशिया एंड यूक्रेन वार कह सकते हैं। तो जिस विश्व त्रासदी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, चाहे विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील राष्ट्र हो, वो नहीं बचे रह सके। तो ऐसे में विश्व, या कह सकते हैं कि थर्ड एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसको हम रशिया एंड यूक्रेन वॉर बोलते हैं। उसको लेकर क्या दुनिया को संजीदगी से जो है नहीं लेना चाहिए था, जिससे मानवीय मूल्यों को आधार पर, या जिस तरीके से जो इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और उसके एलाइज बॉडीज हैं, उनको एक मंच पर आकर इस तरीके के मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या सोल्यूशन नहीं ले आना चाहिए था? अगर हम रूस के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो रशिया यूएसएसआर के पतन के बाद बहुत ही एक कह सकते हो कि सीमित क्षेत्र में उसका जो है दायरा सीमित रह गया, और रशिया की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से हो गई कि वो प्रोएक्टिव हो गया अपनी अपनी बाउंड्रीज को लेकर। और नाटो जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन चाहता है, वेस्ट कंट्रीज की अपनी एक डिप्लोमेसी रहती है कि रशिया की बाउंड्रीज के जितने भी कंट्री हैं उनको कहीं ना कहीं अपना फ्रेंड बना के रखा जाए और कोशिश की जाए कि जितना ज़्यादा हम अपनी पहुंच रशिया के कोस्टल एरियाज तक रखें, सीमाई क्षेत्रों तक रखें, उतना ही हमारे लिए बेनिफिटेड होगा। लेकिन सैन्य महाशक्ति और परमाणु महाशक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी अमेरिका और रूस ही दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। आर्थिक महाशक्ति कोई तीसरी उभर कर आई है, या कह सकते हो कि आर्थिक तौर पर अगर हम महाशक्ति के तौर पर देखें तो हम जापान को, चाइना को देख सकते हैं दूर, लेकिन इन फैक्ट इन प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर एंड सिक्योरिटी के मामले में रशिया और अमेरिका ही नंबर 1 है। तो रशिया की अपनी ये कंसर्न है, यूक्रेन की अपनी अलग चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की सिचुएशन है वो बीच की सिचुएशन बनती जा रही है, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट किसी दूसरे के हैं। तो यूक्रेन का नैतिक जो अपना पक्ष है वो अपनी जगह सही है, हमें एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि क्या मुख्य चुनौतियां हैं, क्या वो मुख्य बातें हैं जो रशिया यूक्रेन के जो है युद्ध में या उसके बीच जो संघर्ष है उसमें निकल कर आई हैं, क्या नए शेड्स बन रहे हैं। पहली चीज यह है कि कहा गया कि जो महाशक्तियों के टकराव से विश्व त्रस्त है और लगभग साल भर बाद अब ऐसा महसूस होता है कि कोई भी इस युद्ध में ना तो हारेगा ना जीतेगा। मतलब इस वजह से कि रशिया अपने आप में सेल्फ पावरफुल है, तो रशिया के हारने की पॉसिबिलिटीज भी कम है, रशिया के हारने की पॉसिबिलिटीज भी कम है और यूक्रेन के जीतने की पॉसिबिलिटीज भी कम है। तो इसलिए बोला जा रहा है कोई भी इस युद्ध में नहीं हारेगा और न जीतेगा। तो क्या ये गलत नहीं है कि लगातार जो मानवता है उसका हनन हो रहा है, मानवीय मूल्य का क्षरण हो रहा है, मतलब जो लोगों की जो जिंदगी है वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही। क्या इस पे काम नहीं करना पड़ेगा? क्या विश्व में जो संप्रभुता की जिस दुहाई दी जाती है मॉडर्न स्टेट में, उस संप्रभुता को क्या मेंटेन रखा जा रहा है? तो तमाम चैलेंजेस है। दूसरी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन का जो दौरा हुआ है उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा कि हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, अखंडता यानी कि यूनिटी को केंद्र में रखकर हम ये दौरा कर रहे हैं। हम इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी यानी कि अखंडता। ठीक, ये जो 3 चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने काफी हेल्प करी है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा हेल्प करी है यूक्रेन की, यूरोपियन नेशन हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था कम भू राजनीतिक संबंध यानी जियोपॉलिटिकल रिलेशन, स्ट्रेटेजिकल रिलेशन, सामरिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध, वो तेजी के साथ प्रभावित हुए। ठीक, युद्ध में अपने संसाधनों में, ठीक, उनका जो प्रभावी उपयोग अधिक मायने रखता है। ठीक, जो अपने संसाधन हैं उनको हम कैसे प्रभावी तौर पर उपयोग में ला पाए। अब जो है ये जो चीज है कि जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है वो चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन वो चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशन वो चेंज हो रहे हैं, ये और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स वो चेंज हो रही। क्यों चेंज हो रही? एक तो रशिया और गैस के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, उसके पास बड़े रिजर्व्स हैं, तो उसने जो है यूरोप की पाइपलाइन को खुद ही ऐसा माना जाता है कि उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, या ना भी करी हो तो कुछ मिला के उसने स्ट्रेटेजिकली ऐसी कोशिश करी जिससे रूस कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर पाए यूरोपियन नेशंस पर, ठीक, ताकि वो उनकी यूक्रेन की कम मदद कर पाए। दूसरी तरफ रशिया पर कई प्रकार से सैंक्शन लगा दिया गया। अभी हाल में रशिया ने फ्रस्ट्रेट होकर एक काम और किया कि उसने अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उसको तोड़ दिया,
या उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो उसके जो रिपरकेशंस है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, वो काफी गंभीर होने वाले हैं भविष्य में। युद्ध के पश्चात रूस की कमजोरी, उसकी चिंताएं उजागर हुई हैं। उसकी कमजोरी चिंताएं इसलिए उजागर हुई कि एक आदमी बनाम पूरा कॉन्टिनेंट या एक से अधिक कॉन्टिनेंट या एक राष्ट्र बनाम एक से दो कॉन्टिनेंट जो है का ये युद्ध है। तो इसलिए बिल्कुल इसे दो देशों के युद्ध के तौर पर बिल्कुल ना समझा जाए। रशिया की अपनी सीमाएं हैं, उनकी इकोनॉमी और उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है दोनों सोशलिस्टिक टाइप के हैं, तो वो दुनिया के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं उस स्तर पर। तो उनकी जो इकोनॉमी नीचे स्ट्रिंग करेगी, डाउन होगी, उनके यहाँ भी पर कैपिटा इनकम डाउन होगी, इन्फ्लेशन वगैरह हाई है, और जिस तरीके से न्यू एनर्जी की बात हो रही, ऐसे में रशिया अपने आप को मेंटेन करना चाहेगा, ठीक। लेकिन वो फिर भी सबसे आगे बढ़कर जिस तरीके की इमेज है व्लादिमीर पुतिन की, वो अपनी सॉवरेंटी को सबसे ऊपर रखना जो है पसंद करेंगे, और इसी के बेसिस पर वो अपने लोगों को कन्विंस करेंगे। वहीं यूरेशियाई सुरक्षा ये है, इसका यूरोप और एशिया की सुरक्षा के ढांचे को किस प्रकार मजबूत किया जाए, इस पर भी सवाल खड़े हैं। क्योंकि जो रूस है, यूक्रेन और एशिया दोनों जगहों पर है। रूस कैस्पियन सागर, काला सागर तक अपनी पहुंच चाहता है, उसको थोड़ा सा कमजोर करने की लगातार कोशिश है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो यूरेशियाई रीजन है वहां पर सिक्योरिटी, यानी कि युद्ध एक से अधिक राष्ट्रों तक ना पहुंच जाए, इस युद्ध की परिधि में दूसरे मुल्क शामिल ना हो जाएं, इससे मानवता के दूसरे एस्पेक्ट पर नुकसान ना पहुंचे, लोग माइग्रेट होकर जाएंगे, तो उससे रिगार्डिंग जो चैलेंजेस हैं, ठीक, वो क्रिएट ना होने लग जाएं, उन सबको ध्यान में रखा जा रहा है। युद्ध को रूस पश्चिम के साथ अहम और इच्छा शक्ति बनाम रूसी क्षेत्रीय संप्रभुता के संदर्भ में देखा जा रहा है, ठीक। इसको समझाता हूं कि युद्ध का जो है, ये रूस जो युद्ध चला है उसको वो देखता है कि पश्चिम के साथ अहम, यानी कि पश्चिम के कंटेक्स्ट में वो अपने ईगो को इंपॉर्टेंट दे रहा है, ठीक। और कह रहा है इच्छा शक्ति बनाम रूसी क्षेत्रीय संप्रभुता, यानी कि पश्चिम अपनी ताकत को मेंटेन रखना चाहता है, ठीक। उसका भी अपना ईगो है, रशिया का भी अपना ईगो है, प्लस जो वेस्ट है वो चाहता है कि उसकी जो डोमिनेंस है वर्ल्ड ऑर्डर में मेंटेन रहे। वहीं जो रशिया है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता, रीजनल जो सॉवरेंटी है, उसको लेकर फोकस कर रहा है। इसलिए उसने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक सैन्य एफर्मेटिव एक्शन है, मिलिट्री एफर्मेटिव एक्शन है, ये कोई युद्ध नहीं है। उसे भी नहीं पता था कि ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, है ना। तो इस संदर्भ में वो देखने की कोशिश कर रहा है। अब जो बाइडेन है, उनका जो यूक्रेन की तरफ दौरा हुआ है, उसके क्या मायने हैं, क्या स्ट्रेटेजिक मायने हैं, उसको आइए देखते हैं। अमेरिका सहित जो संपूर्ण पश्चिमी राष्ट्र हैं, ठीक, वो रूस के खिलाफ एकजुट है, ये एकदम बहुत ही सिंपल बात है। और जब यूक्रेन में बाइडेन की विजिट हुई है, तो उस जो सिंबॉलिक यूनिटी है, प्रतीकात्मक एकता है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए कहीं ना कहीं बाइडेन गए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए, ये स्ट्रेटजी है। दूसरा, बाइडेन ने कहा यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र प्रतिबद्ध हैं, ठीक। ये भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक जो है डिप्लोमेसी का पॉइंट है। फिर कहा गया इस युद्ध के ने नाटो की प्रासंगिकता, एकता को प्रदर्शित किया है। जैसे कई बार ये कहा गया था कि नाटो अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, तो ये माना गया कि एक बार फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में पश्चिमी राष्ट्र नाटो को फिर रिलेवेंस या फिर एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, ठीक। तो इस तरीके से, और दूसरी तरफ जो ट्रांस अटलांटिक साझेदारी है उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है पश्चिमी राष्ट्रों के बीच, कि जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं उनमें जो बसे राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट है। तो ये तीन जो चीजें हैं, तीन बातों को सिंबॉलिक तौर पर बताया गया, और डिप्लोमेसी में ऐसे सिंबॉलिक मैसेज ही दिए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चाइना का जो इंटरवेंशन है उसको कैसे कमजोर किया जाए, इस पर भी अमेरिका की अपनी सोच है, क्योंकि चाइना अलग तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं वो चीन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि यदि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रशिया को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करी तो इसके निर्णय चीन के लिए घातक होंगे। कैसे घातक होंगे? चाइना की भी अपनी चीजें हैं, वो वन चाइना पॉलिसी उसकी अपनी है, जिस पर अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन ऐसे कई देश हैं जो हस्तक्षेप चाहते हैं। ठीक, प्लस उसकी साउथ चाइना पॉलिसी है, साउथ चाइना सी, ठीक, पर उसकी जो पॉलिसी है, प्लस उसकी वन बेल्ट वन रोड की जो अपनी पॉलिसी है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको प्रतिसंतुलित करने की कोशिश न केवल हिंदुस्तान कर रहा है बल्कि वो पश्चिमी देश भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइना खुलकर विश्व की महाशक्ति के तौर पर उभर न पाए या क्षेत्रीय संप्रभुता को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर पाए, है ना। वैश्विक स्थिति में, वैश्विक वर्तमान जो स्थिति है इस समय विखंडित है, फ्रैक्चर्ड है, यानी कि कौन किस खेमे में है ये खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ऐसे मंचों से जहां थोड़ा सा विमुख होने की कोशिश करा, जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान का जब मामला आया तो भारत उसमें अनुपस्थित रहा, क्योंकि काफी हद तक वो अमेरिका के करीब है, काफी हद तक वो पश्चिमी देशों के करीब है, लेकिन मानवता के आधार पर वो जो है कह सकते हो आपकी रूस के भी साथ है, और जो है और मानवता के आधार पर वो यूक्रेन के साथ है, और स्ट्रेटेजिक रिलेशन में जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम परमानेंट जो फ्रेंड के कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं वो रूस के साथ है। तो इसलिए वो इस जो है मतदान का हिस्सा नहीं रहा। तो इसलिए कहा गया कि जो दुनिया है वो पूरे तरीके से विखंडित है, कोई किसी के साथ खुलकर नहीं आ रहा है, कुछ पश्चिमी देशों को अगर हम छोड़ दें तो। नैतिकता के स्तर पर कोई भी राष्ट्र, चाहे वह ग्लोबल साउथ के देश हो यानी विकासशील देश हो क्यों ना हो, वह खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक, बीजिंग ने यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि यह यूरोप और एशिया के मध्य टकराव से परेशान है, कि बीजिंग अपनी इस तरीके से इसमें अपने इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो काफी परेशान है कि जो है यूरोप और एशिया के बीच में इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके जो रिपरकेशंस हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो व्यापक होंगे। तो वो इस तरीके से अपने आप को इस युद्ध के बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, उसने कहा कुछ ताकतें युद्ध को लंबा खींचना चाहती हैं, कुछ ताकतें यानी कि वेस्ट, इसी के परिणाम स्वरूप यह युद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र तक भी फैल सकता है। तो यानी कि एक तरीके का टेंशन या एक तरीके का कंसर्न दिखाने की कोशिश है कि इसके जो प्रभाव होंगे वो अलग प्रकृति के होंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक इस तरीके के टेंशन के संदर्भ में नए तरीके से सोचने की कोशिश करी कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, जिस तरीके से दुनिया में बाउंड्री सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया है, चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान इशू हैं, जिस तरीके से जापान वर्सेस चाइना इशूज हैं, चाइना के तो 15 से ज्यादा देशों के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये सारी जो कंसर्न है इस तरफ ही भी ध्यान जा रहा है, क्योंकि जो फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है एक तरीके से, तो प्रॉब्लम्स काफी हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन किस तरीके से इंपैक्ट हुए हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं। जब दो महाशक्तियों के बीच में टकराव है या एक से अधिक महाशक्तियों के बीच में टकराव है तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व प्रभावित है। आज का विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों डिपेंडेंट है आज का विश्व? क्योंकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलाइज्ड है, और जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता है तो यानी कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। एक सोशलॉजिस्ट हुए इमाइल दरखाइम, उन्होंने कहा कि जो भविष्य होगा वो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर का होगा, जटिल श्रम विभाजन का समाज होगा, और उसमें लोग अपने इंटरेस्ट के ही कारण क्यों ना हो लेकिन उसके बावजूद भी लोग दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो ये एकदम सही है। तो इसके कारण जो है जो वैश्विक व्यवस्था है, जो ग्लोबल रिलेशन है वो मेंटेन है। ठीक, यानी कि लोग अपने हितों को ही क्यों ना ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
लेकिन जब रशिया एंड यूक्रेन वॉर हो रही है, संघर्ष हो रहा है, तो उसके जो रिपरकेशंस हैं, उसके दुष्प्रभाव हैं, वो कई संदर्भों में देखे जाते हैं। जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? कि रशिया जो है नेचुरल गैस के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। यूक्रेन यूक्रेन की हम अगर बात करें, ठीक है, यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वो वीट के मामले में, वीट का एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक, गेहूं का निर्यातक देश है। तो ऐसे में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बाधित है। इससे क्या होगा? खाद्य सुरक्षा का संकट, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है वो जो है इमर्ज होने की संभावना है, कि जो दुनिया में खाद्य सुरक्षा के संकट तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी है वो निगेटिव तौर पर इंपैक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से भी चैलेंजेस तो ऑलरेडी हैं। और इस तरीके का अगर कोई युद्ध या इस तरह किसी तरीके का प्रॉब्लम होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट आएगा। फिर तीसरी चीज है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी जो संकट है ये अपने आप में इटसेल्फ एक बड़ा संकट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे तो हम इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे तो हम बात करते हैं रिसेशन की बात करें, ये सब चीजें, या डिलीवरी सिस्टम की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं एनर्जी पर, ठीक, फ्यूल पर, गैसेस पर। अगर उनकी सप्लाई रुक जाती है तो तुरंत इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, एंड डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्योंकि गैप क्रिएट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और चौथी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इन सबका एक तरीके से प्रति उत्पाद है, प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए भी आएगी क्योंकि जब माल की आवाजाही इंपोर्ट एक्सपोर्ट समय पर नहीं हो पाएगा, दुनिया के कई मुल्कों में जो प्रोडक्शन हुआ पड़ा है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगी। तो दुनिया के देशों में अलग अलग स्तर पर जो है चुनौतियां उभर कर आएंगी। उसका जो इम्पैक्ट है वो विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ता है, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, जैसे कि आप श्रीलंका, जैसे कि आप नेपाल, ठीक, म्यांमार, ऐसे देशों में आप दक्षिण एशिया के देशों में देख सकते हो। ऐसे ही आप वेस्ट के कंट्रीज में भी इस तरीके के इम्पैक्ट देखते हो, एशिया के कंट्रीज में इस तरीके के आप इम्पैक्ट इनके देख सकते हो। कहा गया देशों के मध्य जो राजनीतिक अस्थिरता है, यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके कारण खाद्य संकट देखने को मिले हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा। ये संकट सिर्फ दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये अन्य देशों को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। अब इस पर जो युद्ध है, इस पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, बेसिकली इसके बारे में उनकी हमें स्ट्रेटजी यहां बोलना चाहिए। उनकी क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहली स्ट्रेटजी है रूस को प्रतिसंतुलित करना, रूस की जो इमेज है उसको और काउंटर कर देना। रूस को हमें प्रतिसंतुलित करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। सेकंड है नाटो का विस्तार रूस की सीमाओं तक करना। जो नाटो, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमें रशिया की बाउंड्री तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से वेस्टर्न कंट्रीज को थ्रेट है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, इसमें बात स्ट्रेटजी की है, इसमें बात वर्ल्ड में पावरफुल होने की है, इसमें बात वर्ल्ड में अपनी इमेज बिल्डिंग की है। इसमें एक और बात है कि किस तरीके से हम रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, ठीक। ये भी एक मैसेज देने की बात है कि रूस का स्थान अब कहीं नहीं है, यानी कि समाजवाद को भी कमजोर करने की कोशिश है। तो कई एस्पेक्ट में इस तरह से सोचा जाता है, ठीक। और नाटो की मजबूती को, उसके स्ट्रेंथन को भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। नाटो का मजबूत होना यानी कि पश्चिमी देशों का इंटीग्रेट होना, साथ होने को भी दर्शाता है। तो बहुत सारी मैसेजिंग दुनिया को देने की कोशिश है। फिर युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना, जिस तरीके से पश्चिमी देश यूक्रेन को नए प्रकार के हथियार, नए प्रकार के जो है कह सकते हो वार वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं,
उससे कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिक तौर पर अपनी युद्ध क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक वेस्टर्न फिलोसफर ने एक बार बोला था कि अगर जैसे एक दो नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि अगर हमें दुनिया को ना भी मतलब न्यूक्लियर वेपन से बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें उनके साथ ट्रीटी करनी पड़ेगी जिसमें हम आगे वेपन ना बनाए। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा कि दुनिया को संतुलित और शांत रखने का यह भी तरीका है कि पूरी दुनिया को वेपनाइज कर दिया जाए। तो ये जो दूसरी बात मैंने बोली कि दुनिया को वेपनाइज कर दिया जाए, इसमें कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया हमसे हथियार खरीदेगी। अब इससे जो रीजनल सिक्योरिटी या को सीमाई सुरक्षा की चुनौतियां होंगी, क्या इसी तरीके की चुनौतियों को देखते हुए या इस तरीके की चुनौतियों को महसूस करते हुए भारत कई सालों से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हथियारों को करता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कब क्रिएट हो जाएगी नहीं पता। तो हमें पहले से अपने आर्म एंड वेपन्स को स्ट्रेंथन रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा। और जब हम R&D नहीं कर रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमें वो लेना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, जिसमें हमारा काफी फॉरेक्स जा रहा है। और ये डर पूरी दुनिया में वेस्ट पैदा करना चाहता है, जिससे उनका जो सबसे ज्यादा जो है हथियार बिक सके, सबसे ज्यादा वो पैसा बना सके। ये भी उनकी सोच है। अगला है रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। तो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के पीछे जो मैंने मैसेज बताया वो है सोशलिस्टिक आइडिया को भी कमजोर करना, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में नहीं। ठीक। फिर एक काला सागर में रूस के हितों को भी कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब जो क्षेत्रीय युद्ध है वो इसका विश्व की भू राजनीति पर क्या प्रभाव है। ठीक। विश्व की भू राजनीति यानी जो रीजनल वार है रूस और यूक्रेन का, इसका वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल ऑर्डर पर क्या इंपैक्ट है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले कि विश्वास की कमी। ठीक। बिलीफ सिस्टम पूरे तरीके से कमजोर हो गया है वर्ल्ड का। दूसरा है सुरक्षा व रक्षा पर अधिक व्यय। जैसे मैंने अभी बताया कि पूरी दुनिया जो वेपनाइज्ड होने के लिए तैयार है, और इसमें जिस तरीके से रूस ने डील को कमजोर कर दिया है, तोड़ दिया है, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक हथियारों की जो होड़ है परचेज करने की वो तेजी के साथ लगेगी, जिसका फायदा वेस्ट कंट्रीज को मिलेगा। फिर तीसरी जो चीज है नाटो सहयोगियों की सहायता, अमेरिकी राष्ट्रपति की विजिट अर्थव्यवस्था, राजनीति, भू सामरिक संबंधों को प्रभावित करेगी। यानी जो नाटो कंट्रीज हैं वो एक साथ फिर इंटीग्रेट होकर आ रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखेगा। प्लस अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की विजिट है यूक्रेन में, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है उनको इम्पैक्ट करेगी या डिटरमिन करेगी। फिर कहा गया कि विश्व के जो अन्य भू क्षेत्र हैं उनमें संवेदनशीलता तेजी के साथ बढ़ रही है। जैसे दक्षिणी चीन सागर को लेकर, दक्षिणी चीन सागर में इस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है चाइना अपने आप को कि उसको लेकर जो है जापान काफी कंसर्न उसके हैं, जापान काफी कॉशियस है उसको लेकर। तो अन्य देशों में भी उसके इम्पैक्ट दिख सकते हैं। फिर फिफ्थ है अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर संधि का टूटना। ठीक। तो ये पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ लगाएगा और काफी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। फिर भारत ने भी यूएनएससी में जो वोटिंग में उसकी जो अनुपस्थित रहने की जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं वो भी अपने रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका ये मतलब हो जाता है कि वो जानता है कि इस युद्ध का नतीजा वास्तव में कोई नहीं निकलेगा। तो हम आदर्शवादी राजनीति को छोड़कर जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आ रहा है, उसमें हम अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखें, हम किसी भी खेमे में ना जाएं, और उसने इसी वजह से अपने आप को वोटिंग से बाहर रखा है। तो इसके बहुत से अलग अलग डायमेंशन हैं, शेड्स हैं, बहुत अलग अलग इसमें बातें हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आगे भी इस तरीके के अगर कोई विवाद उभर कर आते तो उस पर हमारी जो ये कॉन्सेप्ट प्लस ओपिनियन सीरीज है, इसमें हम आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, आपका एक जो समझ है वो विकसित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।